नमस्ते आप सभी साथियों का मैथ एंड साइंस क्लासेस द्वारा संचालित आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत किताब को देखा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सुझाव को पाकर। कई साथियों ने बताया कि व्याकरण पे ध्यान दिया जाए और कई साथियों ने ऐसा ही बताने का काम किया है कि संस्कृत के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। लोग जो है संस्कृत को पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो संस्कृत के प्रति कैसे जागरूक हो पाएँ, उसके लिए जो है प्रारंभ से, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, शून्य से संस्कृत को सीख पाएंगे। तो एकदम शुरुआत से जो बेसिक लेवल होता है संस्कृत का, वहाँ से आज हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। और यह जो है सभी वर्गों के लिए सामान्य है। व्याकरण की जानकारियाँ हैं, संस्कृत भाषा की जानकारियाँ हैं, जो एकदम से सामान्य जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगा। अभी जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, संस्कृत भाषा के बारे में जानेंगे और संस्कृत व्याकरण की शुरुआत इस वीडियो में हम लोग अभी करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग संस्कृत भाषा पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर संस्कृत भाषा है क्या, संस्कृत कहते किसको है और भाषा का व्याकरण क्या है। या तो हम पूरा वीडियो के माध्यम से ही जान पाएंगे। इसको जानने के लिए आपको चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आप आगे भी देख पाएँ, जान पाएँ। प्रारंभ में काहे कि यहाँ भी एक तरह का वर्ग का ही तरह से चलता है। जिस प्रकार हम लोग वर्ग करते हैं तो एक ही वर्ग में सब कुछ नहीं जान पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं। तो नित्य प्रतिदिन यहाँ पे भी वर्ग चलेगा, यहाँ से भी आप लोग पूरा का पूरा जो है सीखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत भाषा पे चर्चा कर लेते हैं कि संस्कृत कहते किसको है। तो देखा जाता है कि अगर जो आस्तिक लोग होते हैं, जो ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले लोग होते हैं, वो तो ऐसा ही बताते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो सीधे परमात्मा के मुख से निकला है। परमात्मा जो है बोलने का काम किए हैं, वहीं से संस्कृत आया है। तो इसीलिए इस भाषा को कई संस्कृत के विद्वानों ने, कई व्याकरण के विद्वानों ने संस्कृत की भाषा को देव भाषा भी, देववाणी भी कह करके पुकारा है। इसलिए कि उनका यह मानना है कि परमात्मा यानी देवता लोग जो बात किया करते थे, उनके बात करने की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। और हम लोग भी जानते हैं कि यूनेस्को जो है वह ये बतलाने का काम किया है कि ऋग्वेद जो है सर्वप्राचीन अगर कोई लिखी गई ग्रंथ है, कोई किताब है, तो वो ऋग्वेद है। वो यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है और वो भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ से हम लोग जान पाते हैं कि संस्कृत सर्वप्राचीन भाषा है और संस्कृत के संबंधित जो है बहुत सारी जानकारियां हैं। संस्कृत जो है वैज्ञानिकों की भाषा है, विज्ञान की भी भाषा रह चुकी है। बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। गणित के भी विद्वान जो आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल का भी नाम है आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी। आर्यभट्ट जी जो भी गणित के विद्वान थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनकी भी अगर भाषा थी तो वो संस्कृत भाषा थी। तो ऐसा हम लोग मानते हैं और इतिहासकारों ने भी बतलाने का काम किया है कि संस्कृत जो भाषा है सर्वप्राचीन भाषा है। तो प्राचीन समय में हम लोग जो है इसी भाषा में बात किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम लोग इस भाषा से दूर होते चले गए और आज तो इतना दूर हो गए कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं जो हम लोगों के पूर्वजों की भाषा रही है। तो हम फिर से इसको जानने का शुरुआत करेंगे, क्योंकि भारत की संस्कृति की रक्षा संस्कृत भाषा ही करने का काम कर रही है। कोई भी संस्कृति की रक्षा जो होती है उसकी साहित्य करती है, और हम लोगों का संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वो हम लोगों के संस्कृति को आज भी बचाने का काम किया है। विश्व में कई भाषाएं आई और समाप्त भी हो गई, लेकिन सर्वप्राचीन भाषा संस्कृत आज भी जो जिंदा है, वो हम और आप जैसे लोगों की वजह से, जो आज भी संस्कृत को जानने के प्रति इच्छा रखते हैं और थोड़ा बहुत संस्कृत के लिए लोगों को भी जागरूक करते हैं कि संस्कृत को जाने, सीखें। तो आज हम लोगों का पहला संस्कृत भाषा का जो है वर्ग चलने वाला है। आप जो है हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है पूरा व्याकरण सीखने को मिल पाए। और पुस्तक जो हमारा चैनल का काम है कि वर्ग नवम, दसम, 11, 12 की सारी सिलेबस की तैयारी करवाई जाती है। तो वो जो छात्र हैं उनको तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, या जो भी अभिभावक गण हैं तो वो अपने फ़ोन में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने बच्चों को यहाँ से सिखाने का काम करवा सकते हैं। यहाँ से आपको अगर कुछ भी बच्चे को लगता है कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो कमेंट में आप लोग भी डाल सकते हैं। हम उसको और ज़्यादा सुधार करने का काम करेंगे, ताकि आप लोगों के बच्चे आसानी से संस्कृत सीख पाए, आसानी से शिक्षा मिल सके उन लोगों को।
चलिए अब हम लोग जानेंगे संस्कृत शब्द के बारे में। संस्कृत शब्द का मतलब क्या होता है? काहे कि हम लोग जानते हैं शब्द जो होते हैं वो अर्थ प्रदान करने का काम करते हैं। कई शब्द निरर्थक भी होते हैं, लेकिन निरर्थक हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, काहे कि उसका कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो संस्कृत भी शब्द है जिसका कि कुछ अर्थ होता है। तो पहले देखेंगे संस्कृत शब्द का निर्माण कैसे हुआ। तो ये देखिए, ये सम, ये सुट, ये क्री और अक्त, ये संस्कृत जो है इन सभी चीज़ों से मिल करके सम, सुट, क्री और अक्त, इसको जब हम मिलाने का काम करते हैं तब हमारा एक शब्द का निर्माण हो पाता है जिसको हम लोग संस्कृत कहते हैं। अब संस्कृत के हम पहले ही बताएं, संस्कृत एक भाषा है। तो संस्कृत भाषा किसको कहेंगे? उसके लिए जो है यहाँ पे देखिए एक छोटा सा अर्थ में हम लोग उसका संस्कृत भाषा पे अगर चर्चा करें तो बहुत ही ज़्यादा बातें हो सकती है, लेकिन एक छोटे से आसानी शब्दों में हम लोग जो है संस्कृत भाषा को जानते हैं कि उसका क्या परिभाषा होनी चाहिए। तो उसके लिए कहता है प्रकृति, यह प्रकृति प्रत्ययो, प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य कृता रचिता भाषा संस्कृत भाषा। इसको पढ़ने में दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान है। प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य कृता रचिता भाषा संस्कृत भाषा। अब जो है हम लोग संस्कृत भाषा को जानते हैं, कहता है कि प्रकृति प्रत्यय के संयोग और वियोग, प्रकृति प्रत्यय के संयोग और वियोग के संस्कार से जो बनी हुई भाषा है उसको हम लोग संस्कृत भाषा कहते हैं। तो प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, इन सभी पे चर्चा हम लोग जो है व्याकरण में करेंगे। व्याकरण के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती है तो आगे हम लोग जान पाएंगे। अभी सिर्फ हमको इतना जानना है कि संस्कृत भाषा जो है वो प्रकृति प्रत्यय के संयोग और वियोग के संस्कार से बना हुआ भाषा है। आगे जितना भी व्याकरण का आपका सिलेबस होता है, चाहे वो 10th लेवल का हो या इंटर लेवल का हो या फिर किसी कंपटीशन में भी आप संस्कृत को लेने का काम करते हैं, तो उस कंपटीशन में भी जो बेसिक कंपटीशन होती है जहाँ पर कि आप छोटा सा अगर छोटे कंपटीशन की तैयारियां करते हैं तो वहाँ के लिए जो व्याकरण का सिलेबस होता है उस सिलेबस की भी तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। और हम लोग एकदम से शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ से लेके चल रहे हैं, शून्य से, यहाँ से नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप सीख पाते हैं तो अवश्य ही आपको पूरी की पूरी संस्कृत व्याकरण की जानकारी हो पाएगी। अगर आप हमारे पूरे वीडियो को देखते हैं तो अवश्य आप संस्कृत में बात कर पाएंगे, आप संस्कृत में अच्छे से बोल पाएंगे, इसमें कहीं से कोई भी संशय नहीं है। सिर्फ आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो इसमें तो हम लोगों ने जान लिया कि संस्कृत भाषा जो बनेगी वो प्रकृति और प्रत्यय आदि के संयोग और वियोग से संस्कार से बनी हुई भाषा है संस्कृत भाषा। अब जितने भी भाषा होते हैं उनका कुछ ना कुछ व्याकरण होता है। आप लोग अंग्रेजी भी पढ़ते होंगे तो उसका भी ग्रामर है, हिंदी भी पढ़ते हैं तो उसका भी व्याकरण है। कहा कि अगर व्याकरण नहीं जानेंगे तो उस भाषा का जो है उतना महत्व ही नहीं रह पाएगा। तो कुछ गलत कर सकते हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ या वचन संबंधित अशुद्धियाँ कुछ भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि राम खाती है सीता खाता, इस प्रकार से। तो उसके लिए जो है व्याकरण में नियम बना दिए गए हैं कि किस प्रकार से जो है हमको बोलना है, किस प्रकार से लिखना है। अगर हमको व्याकरण की जानकारी हो जाती है तब हम उस भाषा को अच्छे से जान पाते हैं, तब हमें उस भाषा को लिखने पढ़ने बोलने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं आती है। उसको हम आसानी से बोल सकते हैं, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको आसानी से लिखने का भी काम कर सकते हैं। तो ये सब सारा नियम जो है हमारे व्याकरण में आ जाते हैं। अब यहाँ से जो है एकदम शुरुआत से व्याकरण जो है संस्कृत, अब यहाँ से, इससे पूर्व में तो हमने बताने का काम किया, अब यहाँ से जो है आपका सिलेबस प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ से सभी बातों को सावधानी पूर्वक आपको सुननी है और जो हम बताने का काम कर रहे हैं संस्कृत में नहीं तो हिंदी में जब हम बोलेंगे तो उसको आप लिख अवश्य लीजिएगा। उसको आप लिख लेते हैं तो उसको बार बार अध्ययन करने से आप याद कर लेंगे, तो वो आपको हमेशा काम आएगा आपके परीक्षा में, या आप आगे भी कुछ करना चाहेंगे इस विषय को लेकर के तो आप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारे द्वारा बताई गई बातों को आप नोट अवश्य करेंगे, लिखने का काम अवश्य करेंगे। तो अब व्याकरण कहते किसको है, यह सब तो आप पहले से भी जानते होंगे। जितने भी भाषाएं हैं सबका व्याकरण है, सब भाषा जो है आप पढ़ने का काम करते हैं तो आपको वो अवश्य पता होगा। अब हम लोग संस्कृत व्याकरण किसको कहेंगे उसको जानने का काम करते हैं। तो कहता है व्याक्रियन्ते
व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। फिर से एक बार देख लेते हैं। कहता व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। कहता है जो शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान करवाता है वही व्याकरण है। इससे पहले आप लोग जाने होंगे कि व्याकरण उसको कहते हैं जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सिखाता है। तो वही बात ये भी है, इसको थोड़ा अलग ढंग से लिख दिया गया। तो घबराना नहीं है कि आपको लगेगा कि पूर्व में तो हम ऐसा पढ़े थे, वहाँ पे बताया गया था कि शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना, यहाँ पे बताया जा रहा है शब्द की उत्पत्ति। तो दोनों अलग बात हो गई, दोनों एक ही बात है। अगर आप इसको गौर से देखने का काम करते हैं तो दोनों एक ही बात है। जब हम शब्द को जान पाएंगे, अब हमें शब्द की जानकारी है तब तो हम इसको शब्दा पढ़ रहे हैं, नहीं तो अगर हमको पता ही नहीं चल पाता ये क्या, तो हम इसको कुछ और भी बोल देते। तो उसके लिए जो है हम शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे तब कि हमको पता चल पाएगा कि आखिर शब्द का निर्माण कैसे हुआ, शब्द बना कैसे, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब जैसे संस्कृत शब्द है तो क्या क्या संस्कृत शब्द ने लेकर के अपने अंदर समाहित करके वो बनाने का काम किया जो हमको अर्थ प्रदान करता है। तो वही है कि शब्द की उत्पत्ति का जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वही व्याकरण है, और हम उसके बाद अच्छे से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहीं से उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब व्याकरण के जो अंग होते हैं वो तो आप सभी को मालूम ही है, नहीं तो लिख भी सकते हैं। व्याकरण का परिभाषा लिख लेना है यहाँ से भी। और हमने जो हिंदी में बताने का काम किया है कि शब्द की उत्पत्ति का सम्यक ज्ञान जो करवाता है वही व्याकरण है। व्याकरण के भेद होते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वर्ण पे। वर्ण क्या कहते हैं, यहाँ से जो है आपका सिलेबस प्रारंभ होता है व्याकरण से। यहाँ से जो है आप यहाँ से जो है आप प्रत्येक बात को सावधानी पूर्वक सुनने और लिखने का भी काम करेंगे, तो यहाँ कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्ण की। अब हम लोग व्याकरण का शुरुआत जो होता है वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण किसको कहते हैं? कहता है नो क्षरणं यस्मात् तद अक्षरम। वर्ण जो है वही अक्षर है, और कहता है वह मूल ध्वनि जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसको फिर से जो है हम तोड़ करके अलग नहीं कर सकते हैं। ध्वनि का वह सूक्ष्मतम रूप जिसको फिर से तोड़ करके अलग नहीं कर सकते हैं, वह जो है वही वर्ण कहलाता है। तो वर्ण का परिभाषा हम लोग जान गए, इसी को अक्षर कहते हैं। उसको आप लिख लेने का भी काम कीजिएगा, यहाँ पे संस्कृत में दिया गया है, हिंदी में लिख लीजिएगा। ध्वनि का वह लघुत्तम रूप जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं वही वर्ण कहलाता है। अब जानते हैं संस्कृत वर्णमाला। हम लोग तो जान ही रहे सर्व प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है, और संस्कृत भाषा में जो सभी वर्ण हैं, तो हम लोग जानते हैं माला तो जान ही रहे, एक फूल होता है और कई फूल मिला करके माला बनाने का काम करते हैं। तो वर्ण और वर्णमाला दोनों अलग बात है। तो इसको परीक्षा में अब ऑब्जेक्टिव भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है, काहे कि वर्ण अलग है और वर्णमाला अलग है। वर्ण किसको कहते हैं तो आपने जान लेने का काम किया है। अब वर्णमाला किसको कहेंगे, तो जब सभी वर्ण मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आप लोग को तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी हम जो है यहाँ पे जीरो से शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा एकदम आप सीख सकते हैं। यहाँ से जो एकदम नीचे से नीचे अ से हम लोग जो है प्रारंभ किए हैं, यहाँ से जो है आपको पूरा संस्कृत सिखाया जाएगा। तो वर्णमाला किसको कहेंगे, तो जो वर्ण को सम्मिलित रूप से, वर्ण तो हम लोग जाने के, मान लीजिए वर्ण एक फूल हो गया और ये सभी जो है फूल हैं, तो एक एक फूल सब मिला करके क्या हो गया, माला बन गए। तो इसी प्रकार जिससे जो है ये वर्णमाला का निर्माण हो जाता है। अब वर्णमाला संस्कृत में जो है उसका पूरा संख्या जो है 50 है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 50 है। 50 वर्ण संस्कृत वर्णमाला में। याद रखने आपको हिंदी में 52 है, तो जब हम लोग हिंदी पे चर्चा करेंगे तो फिर वहाँ पे जानेंगे। संस्कृत में आपको याद रखने हैं कि वर्णों की संख्या 50 है। अब वो 50 आपको जो है वर्ण यहाँ पे दिए गए हैं, वो ये तो आप लोग जान ही रहे, ओ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, री, ये भी दो होते हैं संस्कृत में, ये हो गए ह्रस्वरी और ये दीर्घरी। देख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, यहाँ एक बार घुमाया गया होगा, यहाँ पे 2 बार। तो ये ह्रस्वरी, ये दीर्घरी, ये एक ली होते हैं। ए आई ओ औ ये सभी जो हैं वर्ण हैं, और उसके बाद और सभी वर्ण होते हैं। वर्ण के भेद हम लोग जो है फिर जानने का काम करेंगे अगले वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो पूरा शुरू से लेकर के पूरा संस्कृत आपको सीखने को मिलेगा। तो वर्णों के भेद तो हम लोग बाद में जानेंगे, अभी वर्णों की पूरी संख्या को जान लेते हैं। उसके बाद आता है क ख ग घ अंग च छ ज झ यो
ट ठ ड ढ नो त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व। अब यहाँ पे फिर से आ गए, इसको तालव्य स्व, इसको मूर्धन्य स्व, इसको दंत स्व और ह। ये जब हम लोग उच्चारण को जानेंगे तो अच्छे से उच्चारण भी कर पाएंगे और उच्चारण से ही हम लोग यहाँ पे स्पष्ट कर लेंगे। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे हम लोग तो बचपन से पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, लेकिन ये तो बोल दिए तीनों स्व का उच्चारण दंत स्व ही हम लोग कर रहे हैं। तो करना क्या है, तो इसका जो उच्चारण स्थान जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से स्पष्ट कर पाएंगे कि किसका उच्चारण किस तरीके से होता है। और जब हम उस तरीके से उच्चारण कर पाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ सही में इनके पास व्याकरण की जानकारी है, ये अशुद्धियां नहीं करते हैं, शुद्ध शुद्ध जो है पढ़ने का काम करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 3 गो स्व आ जाता है, इसीलिए जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये तालव्य स्व है, इसका उच्चारण हम लोग जो है तालु से करने का काम करते हैं। सावधानी पूर्वक सुनेंगे तो आपको तीनों में जो है अंतर पता चलेगा। जीभ जो है दांत से थोड़ा ऊपर जब जा करके टकराती है और वहाँ से जब स्व निकलता है तो उसको हम लोग तालव्य स्व कहते हैं। बोलने का प्रयास करेंगे, जीभ दांत से थोड़ा ऊपर टकराना चाहिए तो उसको तालव्य स्व कहेंगे। उच्चारण को सावधानी पूर्वक सुनना है। स, तो ये हो गए तालव्य स्व। अब उसके बाद मूर्धन्य स्व, जीभ को पूरा मोड़ के ले जाना है। अगर आप हमको देख पा रहे हैं तो यहाँ से अगर सर के बीचों बीच अगर एक सुई घोंपे तो जहाँ पे अंदर निकलेगा, जीभ को पूरा मोड़ने के बाद जहाँ से टकराती है उस स्थान को हम लोग मूर्धा कहते हैं और वहाँ से ये स्व उच्चारित होते हैं। पूरा जीभ को मोड़ लीजिए, उसके बाद स्व का उच्चारण कीजिए तो मूर्धन्य स्व का उच्चारण होगा। सावधानी पूर्वक सुनिएगा। तो श यहाँ से जाकर के ये स्व का उच्चारण होता है और ये तो आसानी है, इसका उच्चारण तो हम लोग कर ही लेते हैं। जीभ दांत से आकर के टकरा जाता है जिसको हम लोग स्व कहते हैं। ये हो गए, ये एक अनुस्वार और ये एक विसर्ग और ये एक जिह्वा मूल्य होता है और ये उपधमानी है। ये कुल मिलाकर के जो है 50 वर्ण होते हैं संस्कृत में, जिसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 50 है। कैसा लगा आपको यह वीडियो, ज़रूर बताने का काम करेंगे और आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अभी तो शुरुआत ही की है हम लोग, तो थोड़ा बहुत परेशानियां होती होगी, आप लोग को लगता होगा कि क्या हम सीख पाएंगे या नहीं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाने का काम करते हैं कि आप जो है नित्य प्रतिदिन अगर देखने का काम करेंगे। अभी तो शुरुआत ही है, यहाँ से जो है हम पूरा का पूरा संस्कृत आपको सिखाने का काम करेंगे। आप अवश्य बड़े से बड़े अनुवाद को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा ऑफलाइन करके दिखाया है। ऑनलाइन अब करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी विश्वास रखें कि ऑनलाइन भी हम कर पाएंगे। हमारे बच्चे जो है अगर हम उसको हिंदी में कहानी दें तो वो कहानी का पूरा अनुवाद संस्कृत में कर देते हैं। तो आप लोग को भी दिया जाएगा जब हम लोग वो सीखने लगेंगे। जब आप लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जब वहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे तो आप लोग भी अच्छे बड़े से बड़े अनुवाद को आसानी से बना पाएंगे। जो नियम बताई गई है उसको आप लोग जो है पूरा अगर आप करते रहते हैं तो अवश्य आप संस्कृत की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। तो जो भी लोग इच्छुक हैं वो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।